हाय फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर होंगे। तो दोस्तों, ये चैप्टर हमारा होने वाला है चैप्टर 6, यानी कि चैप्टर 6 होने वाला है। और जो कि हम पिछली वीडियो में चैप्टर 5 को मुकम्मल कर चुके थे दोस्तों। उसमें जितने सवालात आए थे उसे हम बआसानी हल कर चुके थे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं चैप्टर 6 दास्तान, जो कि मुल्ला वजही से मुताल्लिक़ है। तो देखते हैं साथियों कि चैप्टर 6 में किस तरह के सवालात आ सकते हैं और कैसे कैसे सवालात इसमें बनाए जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम चैप्टर बाई चैप्टर अपने सवालों को मुकम्मल करेंगे और उसे बआसानी हल करते चलेंगे और अपनी तैयारियों को बखूबी तरीके से मजबूत से भी ज़्यादा मजबूत करते चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो जल्द से जल्द इस चैनल पर जो ना जुड़े हों जुड़ जाएं, और जो अब तक सब्सक्राइब ना किए हों सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने दूसरे अहबाब दोस्तों तक, साथियों तक ज़रूर शेयर कर दें। तो चलिए साथियों, सवाल नंबर 1 को देखते हैं। सवाल नंबर 1, इसमें कहा गया कि मुल्ला वजही की कौन सी दास्तान को, है ना, मुल्ला वजही की कौन सी दास्तान को उर्दू की पहली दास्तान होने का शर्फ हासिल हुआ। ये मुल्ला वजही जो हैं, उनकी कौन सी दास्तान को उर्दू की पहली दास्तान होने का शर्फ हासिल हुआ। ऑप्शन ए मिट्टी का तेल, ऑप्शन बी कटी हुई शाख, ऑप्शन सी शबनम, ऑप्शन डी सबरस। तो साथियों, सवाल नंबर 1 में जो पूछा गया कि मुल्ला वजही की वो कौन सी दास्तान है जिसको उर्दू की पहली दास्तान होने का शर्फ हासिल हुआ, तो वो सबरस है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 1 का। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 में पूछा गया कि दर्ज झेल में तातील का माना क्या होगा, कलम बंद करें। दर्ज झेल में तातील जो है दोस्तों, तातील का माना क्या होगा, कलम बंद करें। ऑप्शन ए काफ़ी अरसा, ऑप्शन बी गर्मी, ऑप्शन सी छुट्टी, ऑप्शन डी सर्दी। तो साथियों, सवाल नंबर 2 में जो पूछा गया कि दर्ज झेल में तातील का माना क्या होगा दोस्तों, तो तातील का मतलब होता है साथियों छुट्टी के होते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 2 का। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 में कहा गया कि अरबी, फ़ारसी और उर्दू में जो मंजूम किस्से तहरीर किए गए उसे कौन सी तसनीफ़ के तहत, उसे कौन सी सन्निफ़ के तहत शनाख्त मिली। यानी कि अरबी, फ़ारसी और उर्दू में जो मंजूम किस्से तहरीर किए गए, लिखे गए ना, मंजूम लिखे गए, मंजूम या किस्से लिखे गए, किताबत किए गए, उसे कौन सी सन्निफ़ के मातहत, उसे कौन सी सन्निफ़ के तहत शनाख्त मिली। ऑप्शन ए नावल, ऑप्शन बी दास्तान के तहत, ऑप्शन सी मसनवी के तहत, ऑप्शन डी शायरी के तहत। तो दोस्तों, सवाल नंबर 3 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि अरबी और फ़ारसी और उर्दू में जो मंजूम किस्से तहरीर किए गए, तो उसे दोस्तों उसे जो मिली वो मसनवी के तहत शनाख्त मिली, मसनवी के तहत शनाख्त मिली। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 3 का। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 में पूछा गया कि झेल में नास्तिक का माना मुंतखब करें। ये नास्तिक जो है दोस्तों, नास्तिक जो लफ्ज़ है, इसका माना क्या होते हैं, मुंतखब करें। ऑप्शन ए जिसे खुदा के वजूद का यकीन हो, ऑप्शन बी जिसे खुदा के वजूद का यकीन ना हो, ऑप्शन सी गैर खुदा पर ईमान लाने वाला, ऑप्शन डी कई खुदाओं को मानने वाला। तो दोस्तों, सवाल नंबर 4 में जो पूछा गया कि दर्ज झेल में नास्तिक का माना मुंतखब करें, तो साथियों नास्तिक का मतलब होता है जिसे खुदा के वजूद का यकीन ना हो। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 4 का। क्योंकि नास्तिक जो बोलते हैं, नास्तिक जिसे खुदा के वजूद का यकीन ना होने कि खुदा है, खुदा मतलब होता है, उसे उस पर यकीन ही नहीं, खुदा है भी और दुनिया का बनाने वाला भी कोई है। तो इसलिए तो हमारा नास्तिक का मतलब जिसे खुदा के वजूद का यकीन ना हो उसे नास्तिक कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 4 का। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 में पूछा गया दोस्तों कि अफसाना और डरामा जैसी असनाफ मुकम्मल तौर पर ... से मुतअल्लिक़ हैं, खाली जगह पुर करें। दोस्तों, सवाल नंबर 5 में जो पूछा गया कि अफसाना और डरामा जैसी असनाफ मुकम्मल तौर पर से मुतअल्लिक़ है और किससे मुतअल्लिक़ है, खाली जगह भरें। तो साथियों, सवाल नंबर 5 का शायद ए होगा दास्तान गोई, ऑप्शन बी कसीदा गोई, ऑप्शन सी नज़्म निगारी, ऑप्शन डी किस्सा गोई। तो दोस्तों, सवाल नंबर 5 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि यहाँ पर जो मुकम्मल होगा कि अफसाना और डरामा जैसी असनाफ मुकम्मल तौर पर
मुकम्मल तौर पर किस्सा गोई से मुताल्लिक़ है। ठीक है, ये अफसाना निगार और ड्रामा निगार जो होते हैं दोस्तों, ये जो अफसाना लिखे जाते हैं और ड्रामा लिखे जाते हैं वो किस्सा गोई से मुताल्लिक़ होते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादातर किस्से ही होते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में पूछा गया कि थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। सवाल नंबर 6 में पूछा जा रहा है दोस्तों कि दर्ज झेल में कौन तवील दास्तान में शुमार होते हैं, कलम बंद करें। कौन सी दास्तान है जो तवील दास्तानों में शुमार होते हैं, कलम बंद करें। ऑप्शन ए अलिफ लैला, ऑप्शन बी मिट्टी का तेल, ऑप्शन सी फूल की फरियाद, ऑप्शन डी सबरस। तो साथियों सवाल नंबर 6 में जो पूछा गया कि दर्ज झेल में कौन तवील दस्तानों में शुमार होते हैं, तो वो दस्तान जो है जो तवील दस्तानों में शुमार होते हैं, तो साथियों वो अलिफ लैला है जो कि बहुत लंबा चौड़ा है। ये तवील है, तवील मतलब बहुत लंबा, बहुत ही चले जा रहा है ना, वो दस्तान चली जा रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा, तो उसे तवील कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 6 का। सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में पूछा गया कि दस्तान गो अपनी तख़य्युलाती क़ुव्वत का भरपूर इस्तेमाल किस अनासिर से करता है। यानी कि दस्तान गो होते हैं जो दस्तान को लिखते हैं दोस्तों, तो दस्तान गो अपनी तख़य्युलाती क़ुव्वत, तख़य्युलाती ख़याल वाली क़ुव्वत, ठीक है, तख़य्युलाती मतलब ख़याली क़ुव्वत का भरपूर इस्तेमाल किस अनासिर से करता है। ऑप्शन ए माफ़ौक़ुत तसव्वुरी, ऑप्शन बी माफ़ौक़ुल फ़ित्री, ऑप्शन सी मा तहतुल फ़ित्री, ऑप्शन डी मा क़ुव्वतुल अजसाम। यानी कि इन तमाम चारों में से किसी एक के ज़रिए से वो अपना भरपूर क़ुव्वत का अनासिर से करता है। ठीक है, तो साथ ही सवाल नंबर 7 में जो पूछा गया कि दस्तान को अपने तख़य्युलाती क़ुव्वत का भरपूर इस्तेमाल किस अनासिर से करता है, तो दोस्तों वो अफसाना निगार जो होते हैं, दास्तान निगार जो होते हैं, दास्तान गो जो होते हैं वो माफ़ौक़ुल फ़ित्री अनासिर से वो करते हैं। ठीक है, माफ़ौक़ुल फ़ित्री जो होते हैं उसी के अनासिर से वो करता है। तो चलिए साथी सवाल नंबर 8 को देखते हैं। सवाल नंबर 8 में पूछा गया कि मुल्ला वजही ने सबरस को किस सन में मुकम्मल किया, दर्ज करें। मुल्ला वजही ने सबरस को किस सन में मुकम्मल किया, ये सबरस जो है उसे किस सन में मुकम्मल किया। ऑप्शन ए 1616 ईस्वी, ऑप्शन बी 1623 ईस्वी, ऑप्शन सी 1613 ईस्वी, ऑप्शन डी 1632 ईस्वी। तो साथियों सवाल नंबर 8 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि मुल्ला वजही ने सबरस को किस सन में मुकम्मल किया। तो दोस्तों वो सन ईस्वी था वो 1632 ईस्वी चल रहा था जब वो सबरस को मुकम्मल किए थे। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 8 का। सवाल नंबर 9 को देखते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 9 में पूछा गया बराहीन किसकी जमा है, सही इंतखाब करें। ये बराहीन लफ्ज़ जो है दोस्तों ये किसकी जमा है, इसके वाहिद क्या हैं, इंतखाब करें। ऑप्शन ए बरहन, ऑप्शन बी बरहीन, ऑप्शन सी बुरहान, ऑप्शन डी बरीहन। तो साथियों सवाल नंबर 9 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि बराहीन जो है वो बुरहान की जमा है दोस्तों, बुरहान की जमा है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, क्योंकि बुरहान वाहिद है और बुरहान की जमा बराहीन हो गए। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 9 का। सवाल नंबर 10 में पूछा गया कि दास्तान की असली तरक्की किस कॉलेज में हुई, इंतखाब करें। यह दास्तान जो होती है दोस्तों, दास्तान की तरक्की यानी कि उन्हीं मुल्ला वजही के ज़माने में कि दास्तान की असल तरक्की जो होती है वो किस कॉलेज में हुई है। ठीक है, ऑप्शन ए मिर्ज़ा कॉलेज में, ऑप्शन बी उस्मानिया कॉलेज, ऑप्शन सी फोर्ट विलियम कॉलेज, ऑप्शन डी आज़ाद कॉलेज। तो साथियों अगर आप किताबों का मुताला किए होंगे 12th क्लास में जो है हमारे शामिल निसाम में जो है कहकशा हिस्सा दो, तो अगर आप उस किताब के मुताला किए होंगे तो ज़रूर आपको पता होगा कि दास्तान की असल तरक्की किस कॉलेज में हुई है। अच्छे तरीके से मुताला किए होंगे तो नहीं तो चलिए साथियों बताते चलता हूँ कि सवाल नंबर 10 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि दास्तान की असल तरक्की जो हुई है वो फोर्ट विलियम कॉलेज से हुई है दोस्तों, ये फोर्ट विलियम कॉलेज से हुई है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 10 का। सवाल नंबर 11 में पूछा गया दोस्तों कि दर्ज झेल में ज़र्फ़ मकान की निशानदही करें, है ना। दर्ज झेल में ज़र्फ़ मकान की निशानदही करें, कौन सा लफ्ज़ मतलब ज़र्फ़ मकान है। ऑप्शन ए कातिल, ऑप्शन बी बागीचा, ऑप्शन सी मज़कूर, ऑप्शन डी वाजिद। तो दोस्तों सवाल नंबर 11 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि ज़र्फ़ मकान कौन है। तो कातिल दोस्तों ये फ़ाइल है, कातिल हो ही नहीं सकता,
तो हमारा ऑप्शन गलत है, ऑप्शन ए। ऑप्शन सी जो है मज़कूर, तो ये भी मज़कूर नहीं है, इसको जिक्र किया हुआ तो ये भी नहीं हो सकता, ये मफ़ूल है। और रही बात ऑप्शन डी की, तो ऑप्शन डी भी नहीं, वाजिद इसम है, किसी का नाम है, ठीक है, तो ये ज़र्फ़ मकान नहीं है। तो ज़र्फ़ मकान कौन सा है, तो बागीचा दोस्तों, बागीचा बागों का मतलब बागीचा जहाँ पर ढेर सारे बाग खिले हुए रहते हैं, बागो बहार, ठीक है, तो उसी को कहते हैं बागीचे को, चमन को, बहार को, उसी को बागीचा कहते हैं। तो वो जगह से मतलब जगह से रिलेटेड है ये बागीचा, किसी जगह का नाम है जहाँ पर ढेर सारे फूल पौधे बेल बोटे लगाए जाते हैं, तो उसी कहते हैं, तो वो ज़र्फ़ मकान है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 11 का। सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 12 में पूछा गया कि ज़ैल में फ़ाइल की जमा क्या होगी, इंतखाब करें। ज़ैल में फ़ाइल जो होती है दोस्तों, फ़ाइल की जमा क्या होगी, इंतखाब करें। ऑप्शन ए फ़ेलों, ऑप्शन बी फ़ाइलों, ऑप्शन सी फ़ेलें, ऑप्शन डी अफ़आल। तो साथियों सवाल नंबर 12 जो है बहुत ही आसान सवाल है। अगर हम ग्रामर पढ़े होंगे तो ऐसे भी कहे कि 12th के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ज़रूर आपको ये सब ग्रामर याद होनी चाहिए, ज़्यादातर हम जहाँ तक समझते हैं। तो साथियों सवाल नंबर 12 में जो पूछा गया कि ज़ैल में फ़ाइल की जमा क्या होगी, तो साथियों फ़ाइल की जमा बताता चलता हूँ कि फ़ाइल की जमा अफ़आल आते हैं, ठीक है। फ़ाइल की जमा अफ़आल मतलब फ़ाइल मतलब काम करने वाला, ये वाहिद हो गया, अफ़आल मतलब बहुत सारे, है ना। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 12 का। सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 13 में पूछा गया दोस्तों कि बागो बहार के मुसन्निफ़ कौन है, दर्ज करें। यानी बागो बहार जो है दोस्तों, ये बागो बहार के मुसन्निफ़ कौन है, बागो बहार के। ऑप्शन ए मीर अमन, ऑप्शन बी नज़ीर अहमद, ऑप्शन सी मुल्ला वजी, ऑप्शन डी सुहेल अजीम आबादी। तो दोस्तों सवाल नंबर 13 का हमारा करेक्ट आंसर होएगा कि बागो बहार के जो मुसन्निफ़ है दोस्तों वो मीर अमन है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 13 का। सवाल नंबर 14, सवाल नंबर 14 में पूछा गया दोस्तों कि हैदर बख्शी हैदरी की तसनीफ़ करदा दास्तान कौन सी है, दर्ज करें। हैदर बख्शी हैदरी जो है दोस्तों उनकी तसनीफ़ करदा दास्तान कौन सी है ज़ैल में, वो दर्ज करें। ऑप्शन ए दास्तान मीर हमज़ा, ऑप्शन बी आराइश महफिल, ऑप्शन सी बागो बहार, ऑप्शन डी सैलाब। तो साथियों सवाल नंबर 14 में जो पूछा गया कि हैदर बख्शी हैदरी की तसनीफ़ करदा दस्तान कौन सी है, तो साथियों ये दस्तान मीर हमज़ा है। तो इससे पता चलता है कि दस्तान मीर हमज़ा यानी कि मीर हमज़ा की दस्तान है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट नहीं होगा। और दूसरी बात और जो ये है कि बागो बहार, तो बागो बहार अभी पढ़े हैं हम कि बागो बहार जो है मीर अमन की है, तो ये भी नहीं हो सकता। और सैलाब जो है दोस्तों, तो सैलाब है ये मतलब सैलाब जो है तो वो दूसरे हैं ना, मतलब तकशी शिवशंकर की है, जो कि तकशी शिवशंकर हैं, जो कि हम कहकशा अव्वल में पढ़ चुके हैं दोस्तों। तो ये भी हमारा ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। तो हमारा जो ये आराइश महफिल जो तो दोस्तों ये करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 14 का, क्योंकि आराइश महफिल जो है वो हैदर बख्शी हैदरी की है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 14 का। तो साथियों ये सब सवाल दोस्तों बहुत ही अहम है, बहुत ही ख़ास है, और इसी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं और ऐसी किताबों ही से पूछेंगे, कहीं और से तो उठाएंगे नहीं। और कभी कभी कुछ इधर उधर से उठा ही लेते हैं, तो ग्रामर ही है, ग्रामर से उठाते हैं, और अक्सरियत किताबों से ही उठाते हैं। तो हमें चाहिए कि बखूबी तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो चलिए साथियों सवाल नंबर 15 को देखते हैं। सवाल नंबर 15 इसमें पूछा गया कि फोर्ट विलियम कॉलेज में और कौन सी दास्तान को तरक्की हासिल हुई, निशानदेही करें, है ना। फोर्ट विलियम कॉलेज में और कौन सी दास्तान को तरक्की हासिल हुई, निशानदेही करें, यानी कि इनमें से कोई है जो फोर्ट विलियम कॉलेज में इसकी तरक्की हासिल हुई। ऑप्शन ए मिट्टी का तेल, ऑप्शन बी सैलाब, ऑप्शन सी बागो बहार, ऑप्शन डी कटी हुई शाख। तो साथ ही सवाल नंबर 15 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि फोर्ट विलियम कॉलेज में और कौन सी दास्तान को तरक्की हासिल हुई, तो ये बागो बहार है दोस्तों मीर अमन की। तो इस दास्तान को भी तरक्की हासिल हुई, ठीक है। बागो बहार जो है मीर अमन की, तो वो जब मीर अमन साहब है फोर्ट विलियम कॉलेज में जब ये थे मतलब पढ़ा रहे थे, वहाँ पर मुकीम थे, तो ये बागो बहार उन्हीं की लिखी हुई है, तो ये इसकी भी तरक्की हासिल हुई है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 15 का। सवाल नंबर 16, सवाल नंबर 16 में पूछा गया कि शकुंतला नाटक के कातिब कौन हैं, दर्ज करें। ये शकुंतला नाटक जो है दोस्तों इनके कातिब कौन हैं, इनके मुरत्तिब कौन हैं। ऑप्शन ए मिर्ज़ा गालिब, ऑप्शन बी मिर्ज़ा काजिम अली, ऑप्शन सी मीर अमन, ऑप्शन डी मीराजी। तो साथियों सवाल नंबर 16 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि शकुंतला नाटक के कातिब कौन है। तो साथियों शकुंतला नाटक के कातिब जो हैं वो मिर्ज़ा काजिम अली हैं। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 16 का। सवाल नंबर 17 को देखते हैं। सवाल नंबर 17
इसमें पूछा गया दोस्तों कि जेल में इस दास्तान की निशानदेही उस दास्तान की निशानदेही करें जो फोर्ट कॉलेज में ना लिखी गई हो। यानी कि जेल में कहा गया कि उस दास्तान की निशानदेही करें, उस दास्तान की निशानदेही करें जो फोर्ट वालेम कॉलेज में ना लिखी गई हो। ऑप्शन ए बागो बहार, ऑप्शन बी अलिफ लैला, ऑप्शन सी नस्र बेनज़ीर, ऑप्शन डी आराइश महफिल। तो साथियों सवाल नंबर 17 का हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है कि जेल में उस दास्तान की निशानदेही करें जो फोर्ट कॉलेज में ना लिखी गई है। तो साथियों सवाल नंबर 17 में जो है कि कौन सी वो दास्तान है जो फोर्ट वालेम कॉलेज में नहीं लिखी गई। तो साथियों ये अलिफ लैला जो है दोस्तों, जो तवील दास्तान है, तो ये फोर्ट वालेम कॉलेज में नहीं लिखी गई, ये फोर्ट वालेम कॉलेज से बाहर लिखी गई। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 17 का। सवाल नंबर 18, सवाल नंबर 18 में पूछा गया कि अलिफ लैला के मुसन्निफ़ कौन है, दर्ज करें। ये अलिफ लैला जो है इसके मुसन्निफ़ कौन है, इसके कातिब कौन है, इसके लेखक कौन है। ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी हाली, ऑप्शन सी मुल्ला वजही, ऑप्शन डी मुंशी अब्दुल करीम। तो साथियों सवाल नंबर 18 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि अलिफ लैला के मुसन्निफ़ जो हैं दोस्तों वो कौन है। तो अलिफ लैला के मुसन्निफ़ जो है मुंशी अब्दुल करीम है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 18 का। सवाल नंबर 19, सवाल नंबर 19 में पूछा गया कि मीर अम्मन का, थोड़ा सा इधर नीचे कर लेते हैं। सवाल नंबर 19 इसमें पूछा गया कि मीर अम्मन का तखल्लुस क्या था, मुंतखब करें। ये मीर अम्मन जो है इनका तखल्लुस क्या था, मुंतखब करें। ऑप्शन ए लुत्फ़, ऑप्शन बी अम्मन, ऑप्शन सी मीर, ऑप्शन डी मीर दहलवी। तो साथियों सवाल नंबर 19 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि मीर अम्मन का तखल्लुस जो है वो साथियों लुत्फ़ था। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 19 का। सवाल नंबर 20, सवाल नंबर 20 में पूछा गया कि मीर अम्मन की पैदाइश कहाँ हुई, दर्ज करें। ये मीर अम्मन जो है दोस्तों इनकी पैदाइश कहाँ हुई, दर्ज करें। ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी लखनऊ में, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी दिल्ली में। तो साथियों सवाल नंबर 20 का भी बहुत ही आसान सवाल है कि मीर अम्मन की पैदाइश कहाँ हुई, दर्ज करें। तो साथियों अगर आप मुताला किए होंगे तो ज़रूर आप इनका नाम ही से पकड़ सकते हैं कि मीर अम्मन की कहाँ पैदाइश हुई है, जो कि यहाँ सवाल में नाम में कुछ कमी रह गई है, इसीलिए आप नहीं पकड़ पाएंगे। बल्कि किताबों का मुताला किए होंगे तो ज़रूर आपको पता होगा कि मीर अम्मन के आगे क्या लगता है। तो साथियों सवाल नंबर 20 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि मीर अम्मन की पैदाइश जो हुई थी वो दिल्ली में हुई थी। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 20 का, क्योंकि कहीं भी लिखी होती है तो मीर अम्मन दिल्ली लिखा जाता है दोस्तों। तो हमारा सवाल नंबर 20 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। सवाल नंबर 21, सवाल नंबर 21 में पूछा गया दोस्तों कि मीर अम्मन के अजदाद, मीर अम्मन साहब के अजदाद किन बादशाहों के रिकाब में रहे, मुंतखब करें। मीर अम्मन जो है इनके अजदाद जो हैं, इनके दादा लोग किन बादशाहों के रिकाब में रहे। ऑप्शन ए ब्रिटिश बादशाहों के, ऑप्शन बी लोधी बादशाहों के, ऑप्शन सी चंद्रभान बादशाहों के, ऑप्शन डी मुग़ल बादशाहों के। तो साथियों सवाल नंबर 21 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि मीर अम्मन के अजदाद जो हैं वो मुग़ल बादशाहों के रिकाब में रहे। ठीक है, मुग़ल बादशाहों के रिकाब में रहे, उनकी खिदमत में रहे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 21 का। सवाल नंबर 22, सवाल नंबर 22 में पूछा गया कि मीर अम्मन दिल्ली छोड़कर कहाँ मुकीम रहे, दर्ज करें। मीर अम्मन जो है वो दिल्ली छोड़कर कहाँ मुकीम रहे। जब दिल्ली पर चढ़ाई हुई थी, दिल्ली पर जब बादशाह ने मतलब चढ़ाई किया था, सारे घर लूट लिए थे, मीर अम्मन साहब की भी घर लूट ली गई थी, तो वो अपने घर छोड़कर दिल्ली छोड़कर वो कहाँ मुकीम रहे, दर्ज करें। ऑप्शन ए लाहौर में, ऑप्शन बी लखनऊ में जाकर, ऑप्शन सी अजीमाबाद में, ऑप्शन डी बंगाल में। तो साथियों सवाल नंबर 22 का भी बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों कि मीर अम्मन दिल्ली छोड़कर कहाँ मुकीम रहे। तो साथियों मीर अम्मन साहब जो हैं दिल्ली छोड़कर अजीमाबाद में मुकीम रहे थे। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 22 का। सवाल नंबर 23, सवाल नंबर 23 में पूछा गया कि मीर अम्मन तलाश माश के सिलसिले में कहाँ गए, इंतखाब करें। मीर अम्मन साहब जो हैं जो दिल्ली छोड़कर अजीमाबाद चले गए थे, तो तलाश माश के सिलसिले में कहाँ गए, इंतखाब करें। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो साथियों जब दिल्ली पर चढ़ाई हुई थी, बादशाहों ने चढ़ाई किया था, तो उस वक्त वो अजीमाबाद चले गए थे और फिर उसके बाद वो तलाश माश के सिलसिले में वो कलकत्ता गए थे तलाश माश के लिए। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 23 का। सवाल नंबर 24 में पूछा गया कि मीर अम्मन गुलगिरिस्ट तक
गुलक्रिस्ट तक किसके वसीले से पहुँचे? मीर अमन जो हैं गुलक्रिस्ट तक किसके वसीले से पहुँचे? कलम बंद करें। ऑप्शन ए मीर हमज़ा, ऑप्शन बी मीर बहादुर अली हुसैनी, ऑप्शन सी मीर तकी मीर, ऑप्शन डी मीर अब्दुल्ला। तो दोस्तों सवाल नंबर 24 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि मीर अमन गुलक्रिस्ट तक वो मीर बहादुर अली हुसैनी के सिलसिले से, इनके वसीले से वो उस तक पहुँचे थे। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 24 का। सवाल नंबर 25 में पूछा गया कि मीर अमन की शोहरत जो है किस किताब से है? कलम बंद करें। यानी कि वो इनकी कौन सी वो किताब है जिसकी वजह से ये कुछ ज़्यादा ही शोहरत याफ्ता हुए? ऑप्शन ए गंज खूबी, ऑप्शन बी चहार दरवेश, ऑप्शन सी नौ तर्ज मुरसा, ऑप्शन डी बागो बहार। तो साथियों सवाल नंबर 25 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि मीर अमन की शोहरत जिस किताब से हुई है वो बागो बहार है दोस्तों। ठीक है, बागो बहार के है, इसी बागो बहार के वजह से इनकी शोहरत और ज़्यादा मज़ीद हो गई। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 25 का। तो चलिए साथियों, थैंक यू सो मच ऑल एवरीवन इतने देर तक बने रहने के लिए और अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबके इल्म में इजाफ़ा हुआ होगा, आपके जहन में ज़रूर मज़ीद इजाफ़ा हुआ होगा और आपकी तैयारी बखूबी तरीके से मजबूत होती चली जा रही होगी। तो साथियों इसी तरह चैप्टर वाइज चैप्टर बने रहें और हर दिन हम एग्ज़ाम से पहले ही अच्छे से अपनी तैयारियों को मजबूत बना लेंगे ताकि हमें एग्ज़ाम देने में, एग्ज़ाम में बैठने में और एग्ज़ाम के पर्चे को हल करने में आसानियाँ हों, मुश्किलात से दूर हो सके। तो चलिए साथियों मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले सवालों के साथ। और जाते जाते साथियों जो अब तक सब्सक्राइब ना किए हो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको बहुत ही मुफीद वीडियो, बहुत ही मुफीद चैप्टर मिलने वाले हैं। आप बहुत ही आपके इल्म में इजाफ़ा होने वाले हैं। तो चलिए साथियों मिलते हैं, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।